Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok. दोस्तों यार ऐप लॉग जल्दी 450 सब्सक्राइबर करबो क्या। मैं 364 तक एपिसोड अपलोड करूंगा, 450 सब्सक्राइबर होता ही। 55 नशे में आक्रांत वो लड़की घूर के सामने खड़े उस उम्रदराज आदमी को देख रही थी। उस आदमी ने बिजनेस सूट पहना हुआ था, उनकी आंखों पर चश्मा था, फिर भी कुछ तो था उनमें जो उन्हें औरों से अलग बना रहा था। वही उस लड़की की नज़र सिर्फ और सिर्फ उस एंगेजमेंट कार्ड पर थी। वो लड़की उस एंगेजमेंट कार्ड को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उस लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, कम इन। मैनेजर डरते हुए अंदर आया। उसने सामने टेबल पर कई सारी फाइल्स रखते हुए डर कर कहा, प्रेसिडेंट, ये रही उन सभी एम्प्लॉय की फाइल जिसे आप फायर करना चाहती हैं। वो लड़की एटीट्यूड के साथ बोली, मैं इस कचरे का क्या करूंगी, इसे जाकर फेंक दो। और अभी तक उन सब को निकाला या नहीं। वह मैनेजर पहले तो घबरा जाता है, मगर फिर बहुत ही हिम्मत करके कहता है, प्रेसिडेंट, भले ही आप सबको निकाल दे, पर आपको राघव को नहीं निकलना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की अपनी एक आईब्रो पर करके इंटरेस्ट के साथ उस मैनेजर को देख रही थी। तो वह मैनेजर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अंडरस्कोप मैडम, ये राघव बहुत काम की चीज़ है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे उसके साथ पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं या कुछ और। आप खुद उसकी क्वालिफिकेशन देख सकती हैं। भले वह थोड़ा मिस्टीरियस है, पर वह कमाल का इंसान है। वह अकेले ही 20 से 25 वेल ट्रेंड कमांडोज को हरा देता है। उसे कोई भी काम दो, वह कुछ घंटे में वह काम एकदम प्रोफेशनली तरीके से करता है, जबकि औरों को वह काम करने में 4 से 5 दिन लगता है। ऐसा एम्प्लॉय हमें कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक बार राघव के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़की अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर कुछ सोचते हुए उसने उस फाइल को उठा लिया और राघव की डिटेल्स निकालकर उसे पढ़ने लगी। भले ही राघव ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन राघव का डिटेल पढ़कर वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। मगर इतनी भी नहीं। काफ़ी देर तक राघव की डिटेल पढ़ने के बाद अचानक ही वो मुस्कुराते हुए बोली, इसने मुझे यानी विशाखर्षिता माहेश्वरी से उलझने की हिम्मत की है। इसे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। एक काम करो, इसे आज से मेरा पर्सनल असिस्टेंट हायर करो। वैसे भी पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत मुझे थी। इसे भी मुंबई लेकर चलो। इतना कहकर वह अपनी नज़रें उठाकर उस मैनेजर को देखती हैं। इस वक्त उस लड़की के होठों पर बहुत ही कातिलाना मुस्कुराहट थी। उसके सिर्फ नाम में ही आकर्षित नहीं था, बल्कि उसमें ये टैलेंट भी था कि वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। एक पल के लिए तो मैनेजर भी मंत्र मुक्त हो गया, मगर फिर हड़बड़ाते हुए बोला, यस प्रेसिडेंट, बोलकर वहां से चला गया। विश मुस्कुराने लगी। उसके सामने जो बुजुर्ग का आदमी खड़ा था, वह भी हल्का मुस्कुराया। फिर उसे समझाते हुए बोला, अंडस्को, तुम्हें इस कंपनी को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। विश, कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है और इस कंपनी पर अपना हक जताया है। तुम्हारे आसपास कई सारे लोग हैं जो अच्छे दिखने का नाटक करते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हें ही जान से मारने की कोशिश करते हैं। यही 6 महीने पहले भी हुआ था, जब उन सब ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। अब मैं मुंबई जाने की तैयारी करता हूँ। इतना कहते ही वह बुजुर्ग आदमी चला गया। वही विश फिर से उस एंगेजमेंट कार्ड को उठा लेती है। वह बड़े ही खतरनाक अंदाज में बोली, विश जोड़ आकर्षिता इक्वल टू विशाकर्षिता, बिकॉज मुझ में विश भी है, आकर्षित करने का टैलेंट भी। मेरी यही खूबी मेरे दुश्मनों को इस दुनिया से उठाएगी। कहकर वह हंसने लगती है, फिर बेहद सीरियस हो जाती है। वही मैनेजर नीचे जाता है। सभी एम्प्लॉय उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर राघव सबको इग्नोर करते हुए अपना सामान पैक कर रहा था। एक लड़की ने रोते हुए कहा, सर प्लीज कुछ करिए, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। मैनेजर उन सबको देखकर गुस्से में बोला, क्या कहा तुम लोगों ने?
तुम लोग की कोई गलती नहीं है। ऑफिस देखो, कबाड़ खाना बना रखा है तुम सब ने। कितने वक्त से मैं तुम सबको समझा रहा था, पर तुम सबकी बुद्धि ही घास चढ़ने गई थी। जो तुम सबको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। कितना माना किया था कि हमारी प्रेसिडेंट के साथ ऐसे बिहेव मत करो, पर तुम लोग। तभी वह लड़की गुस्से में बोली, वो प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है। तो वह मैनेजर उसे घूरते हुए कहता है, तो तुम बताओगी कि किसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए या किसे नहीं। और भूलो मत, ये पूरी कंपनी हमारे बॉस की है। अपनी और उनकी औकात मत भूलना। सभी एम्प्लॉई गुस्से में अपना सामान पैक कर लेते हैं। राघव वहां से जाने वाला था, तभी मैनेजर ने राघव को रोकते हुए कहा, राघव तुम रुको। राघव के चेहरे पर हल्के से चोट के निशान थे, क्योंकि विश ने उसे मारा था। राघव थोड़ा कंफ्यूज था, फिर उसने मजाक करते हुए कहा, कहीं हमारी प्रेसिडेंट को फिर से डर तो नहीं लग रहा है। कहीं आप मुझे उसका बॉडीगार्ड तो नहीं बनाने वाले। कहकर वह हंसने लगा, तो मैनेजर उसे घूरते हुए बोला, यही समझ लो, आज से तुम प्रेसिडेंट के पर्सनल असिस्टेंट हो। उन्होंने खुद कहा है तुम्हें हायर करने के लिए, इसलिए तुम नहीं जा सकते। राघव ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं नौकरी भी अपनी मर्जी से करा हूँ। मुझे किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनना। मैनेजर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, क्या तुम भूल रहे हो, इस कंपनी में काम करते वक्त तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया था। 5 साल तक तुम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें रुकना होगा, वरना 50 करोड़ देने होंगे। दे पाओगे? राघव 50 करोड़ बिल्कुल नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वह अपना सारा सामान में टेबल पर फेंकते हुए बोला, देखना उसे मैं इतना परेशान करूंगा कि वह खुद मुझे नौकरी से निकलेगी। कहकर वो टेबल पर एक मुक्का मार देता है। तो मैनेजर हंसते हुए बोला, हमारी मैडम बदल चुकी है, वह पहले की तरह डरपोक नहीं है, इसलिए संभल कर रहना। कहकर मैनेजर चला गया। वही राघव के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। राघव ने खुद से कहा, वह पहले छिपकली थी और आज भी छिपकली ही है। डरपोक कहीं की, जो कहीं भी छिप जाए। वहीं दूसरी तरफ विश 2 घंटे तक ऑफिस में रहती है। उसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकल गई। उसने आंखों पर गॉगल्स लगाया और लिफ्ट के अंदर चली गई। वह लिफ्ट के अंदर फोन चला रही थी। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, विश अपनी कार के पास जाकर ड्राइविंग सीट की तरफ का डोर ओपन करती है और अंदर बैठ जाती है। उसके गार्ड्स भी जल्दी से कार में बैठकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कार के आसपास अपनी कार को लगा देते हैं। कुछ ही देर में विश की कार एयरपोर्ट पर रुकी। विश एटीट्यूड के साथ ड्राइविंग सीट से बाहर निकली। अचानक ही उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और वह मुस्कुराने लगी। सामने राघव अपने सामान लेकर खड़ा था और थोड़ा इरिटेट लग रहा था। राघव विश को देखते ही गुस्से में बोला, मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। विश उसकी बात का जवाब नहीं देती और एटीट्यूड से एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए बोली, आई एम दी बॉस, इसलिए शट अप। राघव की बोलती बंद हो गई, पर वह अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था। विश एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही कदम रखती है, अचानक कोई उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो एक 40 साल का आदमी खड़ा था, जिनके चेहरे पर रौब था। उनकी आंखों पर चश्मा। वह बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो आदमी विश को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। फिर उसे एकदम से गले लगाकर इमोशनल आवाज में बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपना ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। इतना कहकर वह आदमी विश के माथे पर किस कर लेता है। विश उस आदमी को कस के गले लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, डैडी डोंट वरी, मैं खुद का ध्यान रखूंगी, आप बस खुद का ध्यान रखिए। वैसे क्यों ना आप भी मेरे साथ चलिए, मैंने सुना है मॉम मुंबई में है। मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो गए। वह एक सख्त पर्सनैलिटी के इंसान थे, बस वह विश के लिए ही बहुत नर्म दिल थे।
उन्होंने कठोर आवाज में कहा, वह अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गई थी। विश एकदम से बोली, नहीं, ये बुआ जी की साजिशों के कारण हुआ था। बट मैं हूं ना जोड़ी मेकअप, कहकर वह आंख मार देती है। तो मिस्टर माहेश्वरी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने एक बार और उसके माथे पर किस करके कहा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और हाँ, वहाँ किसी के हाथ पैर मत तोड़ने लग जाना, कहकर दोनों हंसते हैं। राघव पीछे खड़ा सब देख रहा था। मिस्टर माहेश्वरी उसे देखकर कंफ्यूज हो गए। तो विश एटीट्यूड से बोली, यह मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, उर्फ पर्सनल बॉडीगार्ड, कहकर वह डेविल स्माइल करने लगी। तो राघव चिढ़ गया। मिस्टर महेश्वरी विश को देखकर अपने इमोशंस को काबू में करते हैं, क्योंकि वह विश को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने विश और राघव को अंदर भेज दिया। फिर पीछे खड़े गार्ड्स को कठोर भाव से ऑर्डर देते हुए बोले, याद रखना, उसे एक खरोंच पर नहीं आनी चाहिए। वह मेरी यानी विशेष माहेश्वरी की इकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं। सभी बॉडीगार्ड्स डरकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। मिस्टर महेश्वरी काफी देर तक वहीं खड़े रहते हैं। कुछ ही देर में विश की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। उसके बाद ही मिस्टर माहेश्वरी एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। कुछ घंटे बाद विश मुंबई पहुंच जाती है। वह बहुत ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। गॉड्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विश अपनी काली गहरी आंखों से चारों तरफ देखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहां की हवाओं को महसूस करते हुए उसे अपना सा लगा। फिर वह कातिलाना मुस्कुराहट के साथ अपने बालों को झटक कर आगे बढ़ गई। राघव तो अपना बैग संभाल रहा था। तब तक विश की कार आ गई है। विश अपनी कार में बैठ जाती है। वह जानबूझकर राघव को अपनी कार में नहीं बैठने देती और एटीट्यूड से बोली, एक काम करो, तुम टैक्सी से आ जाना, मेरा गार्ड तुम्हें एड्रेस दे देगा। कहते ही वह ड्राइवर को कार चलने का इशारा करती है। वही राघव मुंह खोल उसे देख रहा था। फिर गुस्से में बोला, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस वक्त पूरी मुंबई की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ यही थी कि ओबरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा आक्रांत ओबरॉय सगाई कर रहा है, वह भी आज। मीडिया वाले तो ओबरॉय मैंशन के आसपास खड़े थे, पर कोई भी विला से बाहर नहीं निकल रहा था। पूरे ओबरॉय मैंशन में इस वक्त शांति थी। अंदर एक औरत सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई। उसके चेहरे पर थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। वह अपने सामने खड़े आदमी से बोली, संजय, ये सब क्या है? उस एंग्री बॉय का दिमाग खराब है। वह सगाई कर रहा है, वह भी हमारे खिलाफ जाकर। मिस्टर ओबरॉय खुद परेशान थे। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह उसका फैसला है और वह अपना फैसला कभी नहीं बदलता है। हम सिर्फ इस सगाई में शामिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रुक्मणी जी जो थोड़ी उदास थी, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर हमारी वी यहाँ होती तो आज 2 थप्पड़ों मक्र को लगा देती। वी का नाम सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। वही एक परछाई जो रेलिंग के पास खड़ी थी, ये सुनकर वो अपनी मुट्ठी कस देती है। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। फिर वह अपनी आंख बंद कर लेता है। उसने खुद से कहा, आक्रांत ओबरॉय कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते ही अक्र मुड़ा और अपने रूम में चला गया। रात के 8 बजे मुंबई शहर का सबसे बड़ा होटल, डायमंड होटल, बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। यहाँ पर कई सारी मीडिया खड़ी थी, लेकिन होटल के बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। होटल के अंदर का हॉल भी बहुत खूबसूरती से सजा था। बीचों बीच में बड़ा सा झूमर लगा था, जिसमें लाइट जल रही थी। अंदर की सजावट फूलों से की गई थी, जिनमें लाल गुलाब और सफेद फूल थे। अब तक कुछ मेहमान आ चुके थे। तभी वेन्यू पर 4 से 5 कार आकर रुकी। बीच वाली कार से मिस्टर ओबरॉय बाहर निकले, जिनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसी कार से ही मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी भी बाहर निकले। वो दोनों काफी निराश नजर आ रही थी। मीडिया वाले उन्हें देखते ही सवाल करने लगे, सर प्लीज,
बताइए, मिस्टर आक्रांत ओबरॉय किससे शादी कर रहे हैं? और यह अचानक से एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो गई? क्या ये पहले से ही प्लान था? क्या मिस्टर आक्रांत को किसी से प्यार हो गया, या फिर यह शादी एक बिजनेस डील है? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, सर बताएं, आपकी होने वाली बहू कौन है? आपके 2 और बेटे हैं, जो सबसे बड़े हैं। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, तो आप अपने सबसे छोटे बेटे की शादी क्यों करा रहे हैं? ऐसा ही कई सवाल रिपोर्टर्स पूछते रहे, पर मिस्टर ओबरॉय, मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी होटल के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर ओबरॉय ने बिजनेस सूट पहना था, मिसेज ओबरॉय ने रेड कलर की साड़ी और रुक्मणी जी ने येलो कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। अंदर पहुंचते ही मिस्टर ओबरॉय की नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, तो उनकी नज़रें झुक गई। ये देखकर वह इंसान चलते हुए मिस्टर ओबरॉय के सामने खड़ा हो गया। यह मिस्टर राणा थे। वह एटीट्यूड के साथ वाइन का एक सिप लेते हुए मुस्कुराकर बोले, कंग्रेचुलेशन संजय, मेरी बेटी को गए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और तुम्हारा बेटा सगाई कर रहा है। काश मेरी बेटी जिंदा होती, तो मैं कभी भी उसे तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहने देता। मुझे मेरी वोल्कानो परी को अपने पास रखना चाहिए था। तुम्हारे बेटे पर भरोसा करने का अंजाम मैं भुगत चुका हूँ। कहते ही वह डेंजरस तरीके से मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कुराहट में उनका दर्द झलक रहा था। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के पीछे उनका दर्द था। फिर वह अपने असिस्टेंट कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक एक गिफ्ट मिस्टर ओबरॉय के हाथ में थमा देता है, तो मिस्टर राणा एक्सप्रेशन लेश भाव से बोले, मुझे बस ये तोहफा देना था। चलो कार्तिक, कहते ही मिस्टर राणा जाने लगे। मिस्टर ओबरॉय उन्हें रोकना चाहते थे, मगर वह रोक ना सके। मिस्टर राणा अब किसी से जल्दी बात नहीं करते थे। वह पूरे वक्त ऑफिस में रहते थे, वरना हर वक्त अपने रूम में रहते थे। उनके जाने के बाद मिस्टर ओबरॉय गुस्से में बोले, अंडस्को, इस लड़के ने हद पार कर दी है। देखते ही देखते एंगेजमेंट का वक्त आ गया। स्टेज पर इस वक्त एक लड़की खड़ी थी, जिसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और ग्रीन कलर की ज्वेलरी ही पहनी थी। उसने ढेर सारा मेकअप किया था और उसकी होठों पर एक मुस्कुराहट थी, पर वह एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मिसेज ओबरॉय उस लड़की को देखकर गुस्से में बोली, इस लड़की का नाम इसकी ही तरह है, नाज। इसे खुद पर बहुत नाज है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि यह एंगेजमेंट हो ही ना। इतना कहकर वह गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेती हैं। सभी मेहमान पार्टी एंजॉय कर रहे थे, वही नाज स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने खुश होकर कहा, फाइनली आक्रांत सर अब मेरे होंगे। कितना मुश्किल था सब कुछ, पर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। वह मुस्कुरा ही रही थी, तभी पंडित जी मिसेज ओबरॉय से बोले, दूल्हे को बुलाए। तभी रुक्मणी जी गुस्से में बोली, हमें नहीं पता वह कहाँ है, खुद आ जाएगा। सभी हैरान हो गए उनकी बात सुनकर, पर नाज मुंह बना देती है। देखते ही देखते समय निकलता जा रहा था, पर कोई भी नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो चुके थे, पर अक्र नहीं आया। मेहमान जा चुके थे। नाज स्टेज पर अभी भी अंगूठी लेकर खड़ी थी, पर वह गुस्से में थी। लेकिन मिसेज ओबरॉय, रुक्मणी जी और मिस्टर ओबरॉय बहुत खुश थे। वो तीनों चेयर पर बैठकर जूस पी रहे थे और नाज को देख रहे थे, जो गुस्से में थी और अक्र को कॉल कर रही थी, पर कोई भी कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्र ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी। वो इस वक्त उसी होटल में था जहां अक्सर वो रहता था। वह शराब पीने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए वह बीच में फ्लो पर पहुंचा। उसकी शर्ट के 4 बटन खुले हुए थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसे सामने कुछ भी ठीक से दिख भी नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते हुए चलने लगा। अक्र लड़खड़ाते हुए वहां सभी रूम्स के डोर को देखते हुए बोला, मेरा रूम ये है, नहीं यह है। कहते हुए वह एक रूम के सामने खड़ा हो गया। उसने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि अचानक ही वह लड़खड़ाकर डोर के ऊपर गिरने लगा, पर डोर खुला था, इसलिए वह सीधा रूम के अंदर गिरा। अक्र को अभी भी कुछ होश नहीं आ रहा था।
उसने अपने सर को धीरे से दबाया और आसपास देखने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो किसी तरह घुटनों के बल बैठा और दरवाजे का सहारा लेते हुए खड़ा हो गया। वो लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर लेट गया। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वह इस वक्त कहाँ आया है। तभी वॉशरूम का गेट खुला और एक लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। वो लड़की अक्र को बेड पर देखकर गुस्से में पूछती है, हु आर यू? कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? अक्र, जिसे बस हल्का हल्का ही होश था, वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसे बस एक लड़की नजर आई जिसने टॉवल पहना था। उसे उसकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी। वह बार बार अपनी पलकें झपकाता है। ये करते वक्त वह एक छोटा बच्चा लग रहा था जो बहुत क्यूट था। एक पल के लिए तो वह लड़की भी उसमें खो गई, पर फिर गुस्से में बोली, ओ मिस्टर, गेट आउट फ्रॉम हियर, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। इतना कहकर वह जाकर अक्र को उठाने लगती है। अक्र को जैसे ही उस लड़की ने छुआ उसे अपने अंदर एक कर्ज सा महसूस हुआ। अचानक ही पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उस लड़की को अपने ऊपर गिरा लेता है। वह लड़की तो एकदम हैरान हो गई थी। कंटिन्यू। चैप्टर 56 विश शूट अक्रांत। अक्र को होश नहीं था। वह अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता। उसने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसकी कलाई को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लेता है। अक्र को पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वह धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाने लगा। वो लड़की अभी शावर लेकर आई थी, इसलिए उसका ठंडा शरीर अक्र को राहत पहुंचा रहा था। वो ऑक्टोपस की तरह उस लड़की से चिपक गया। उसके होठों ने जैसे ही उस लड़की की गर्दन को छुआ, वो लड़की सिहर गई। अक्र ने उस लड़की की गर्दन को अपने होठों से छूते हुए कहा, वॉल्यूकानो बेबी, आई मिस यू। अक्र के मुंह से ये सुनकर उस लड़की की आंखें छोटी हो गई। वो एकदम से अक्र को पलटकर उसके ऊपर आ गई और उसकी गर्दन को दबाते हुए सैर्केस्टिक टोन में बोली, इंटरेस्टिंग। विश के इलाके में आकर उसके साथ ही खेलने की कोशिश कर रहे हो तुम, पर याद रखना विश का असर इंसान के शरीर पर धीरे धीरे चढ़ता है और फिर उसे एकदम से खत्म कर देता है। बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो उठने लगी। विश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके दूर जाने से अक्र को अच्छा नहीं लगा। अक्र फिर से उसे पकड़कर नशीली आवाज में बोला, वोल्कानो बेबी। विश उसके दोनों गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोली, लुक एट मी मिस्टर, आई एम विश प्लस आकर्षित इज इक्वल टू विश आकर्षिता, नोट वोल्कानो बेबी। मेरी तरफ आकर्षित होना मतलब मौत को गले लगाना है, और मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं एक शराबी को अपने मुंह लगाऊं। अक्र उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने गाल को उसकी कमर पर रब करते हुए छोटे बच्चों की तरह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मुंह लगा लूंगा। इतना कहकर वह नौटी तरीके से मुस्कुराता है तो विश उसे घूरने लगी। वो कुछ करती उससे पहले ही अक्र उसे बेड पर गिरा देता है और चादर को दोनों के ऊपर करते हुए लेट गया। आह! एक तेज आवाज के साथ रूम की लाइट बंद नहीं हुई बल्कि टूट गई। आगे रूम में क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। अगली सुबह जो रिपोर्टर्स कल तक अक्र की अचानक एंगेजमेंट करने के बारे में बात कर रहे थे, आज न्यूज़ एकदम से बदल चुकी थी। अब पूरे मुंबई शहर में यही चर्चा चल रही थी कि आखिर आक्रांत ओबरॉय अपनी एंगेजमेंट में ना जाकर एक होटल में क्या कर रहे थे। कई सारे रिपोर्टर्स उसी होटल के बाहर मौजूद थे जहां पर अक्र रात भर रुका था और सभी अक्र के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि गार्ड्स ने पूरे होटल को कवर कर रखा था। ऊपर से विश भी यहीं पर थी तो उसके गार्ड्स ने भी पूरे होटल को उसकी सेफ्टी के लिए कवर किया हुआ था। राघव वही बाहर मौजूद था। राघव ने जब इतनी मीडिया को देखा तो मुंह बनाते हुए बोला, अरे वह आक्रांत ओबरॉय अब क्या कहीं जा भी नहीं सकता, मतलब हद है। अब अगर वॉशरूम जाएगा तो ये लोग उसके पीछे पीछे भी वहां पहुंच जाएंगे और न्यूज़ में छापेंगे। आक्रांत ओबरॉय ने लगाई वॉशरूम में 10 मिनट
उन्होंने यूज किया गार्नियर शैम्पू, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना कहकर वह अपनी आंखें चढ़ा लेता है और फिर होटल के अंदर जाने लगता है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर सीरियस आवाज में पूछता है, क्या प्लीज आप मुझे बता सकती है कि मिस महेश्वरी का रूम नंबर क्या है? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, सर बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। इतना कहकर वह चेक करती है। उसके बाद मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सर वो 20वें फ्लोर पर रूम नंबर 333 है, वहीं पर रुकी है वह। ये सुनकर राघव थैंक यू बोलते हुए लिफ्ट से 20वें फ्लोर पर चला जाता है। राघव जैसे ही रूम नंबर 333 के करीब पहुंचा, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। वह शॉक था। वह जल्दी से भागते हुए दरवाजे के पास गया। उसने जैसे ही दरवाजा अंदर की तरफ धक्का दिया, एक फ्लावर वास उसके सर से टकराने वाला था। राघव जल्दी से नीचे झुक गया, जिस कारण वह फ्लावर वास सीधे दीवार पर जा लगा और टूटकर जमीन पर गिर गया। राघव एकदम से हैरान था। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, बाल बाल बच गया। लेकिन यह मैडम क्या यहाँ पर युद्ध लड़ रही है? इतना कहकर वह जल्दी से खड़े होकर रूम के अंदर देखता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। उसने मुंह फाड़े कहा, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? ये तो सच में झांसी की रानी बनी हुई है। इतना कहकर वह रूम के सामान को देखता है जो टूटा फूटा पड़ा हुआ था। विश इस वक्त बेड पर खड़ी हुई थी और अक्र नीचे जमीन पर खड़ा था, मगर उसने अपने सर को पकड़ा हुआ था। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें एकदम लाल थी। अक्र अपने सर को पकड़ते हुए खुद से बोला, यह मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है? ऊपर से पता नहीं ये मुसीबत कहाँ से आ गई। इतना कहते ही वह अपनी जानलेवा नजरों से बेड पर खड़ी विश को देखता है। विश बहुत खूबसूरत थी, सिर्फ उसके नाम में ही आकर्षित नहीं था, बल्कि वह सच में किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। एक पल के लिए तो अक्र उसमें खो गया, पर अगले ही पल वह गुस्से में बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है मुझे मारने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? ऊपर से तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। यह मेरे शरीर पर अजीब से निशाना क्यों है? कहीं तुमने मेरे नशे में होने का फायदा तो नहीं उठाया है? अक्र की आवाज में ही एक डेंजरसपन झलक रहा था, जैसे वह अभी विश को जान से मार देगा। विश अपनी बड़ी और गुस्से से भरी आंखों से अक्र को देखती हैं, तो अक्र उसकी आंखों को देखता है तो भौचक्का रह जाता है। विश्व की आंखें देखते ही अक्र का दिल धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका खून अपनी जगह पर जम गया हो। उसकी आंखों के सामने बार बार वी आ रही थी। वी का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, खासकर उसकी आंखें। विश जब देखती है कि अक्र उसे कैसे देख रहा है, तो वह गद्दे के नीचे से अपनी बंदूक को निकालती है। विश अक्र के ऊपर गन पॉइंट करते हुए डेविल स्माइल करके बोली, गुड बाय मिस्टर। इतना कहकर वह गोली चला देती है, मगर अक्र एकदम से होश में आते ही साइड हो गया और वह गोली सीधा सोफे में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर राघव भी होश में आया। वह तो विश के इस अवतार को देखकर हैरान था। उसने खुद से कहा, जो लड़की लोगों को गुस्से से देखने भर से डर जाती थी, वह गोली चला रही है। हे भगवान, किसकी आत्मा आ गई है हमारी मैडम के अंदर? बड़ी खतरनाक हो गई है। वही अक्र का खून खौल उठा। अक्र की आंखें अब और भी ज्यादा गुस्से में लाल हो गई। वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है तो उसका गठीला बदन और भी ज्यादा उभर कर नजर आने लगा। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिस कारण उसका चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था, और उसके गले की नशे भी। अक्र डेंजरस वॉइस में एक एक शब्द चबाकर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं आक्रांत ओबरॉय हूँ। मुझसे दुश्मनी लेना मतलब यमराज को दावत देना। तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया है। अब तुम्हारी बर्बादी होगी। गुस्से से अक्र पागल हो रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि यह उसका रूम है और विश यहाँ पर आई है। विश उसकी बातें सुनकर जोर से हंसने लगी।
फिर बड़ी इंटरेस्टिंग वे में बोली, डायलॉग तो बहुत अच्छा मार लेते हो मिस्टर, पर अपनी आंखें खोलो और देखो यह मेरा रूम है। कल रात तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। जस्ट वेट एंड वॉच मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जिस यमराज से तुम मुझे डरा रहे हो ना, वह यमराज महीनों पहले मेरा स्टूडेंट था। अक्र और विश दोनों एक दूसरे को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। विश ने दोबारा अपनी गन को लोड की और 2 गोली चला दी। अक्र बहुत ही आसानी से उस गोली से बच जाता है, मगर वह हैरान था, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। विश लगातार गोलियां चला रही थी। अक्र सिचुएशन को देखते हुए अपने गुस्से को शांत कर धमकी देते हुए बोला, बस इंतजार करो मेरे वार का। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर यह मत समझना कि मैं झुक गया हूँ, क्योंकि आक्रांत ओबरॉय किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि झुकाता है। तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। इतना कहकर वह राघव को अपने डेंजरस नजरों से देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वही विश की नज़र जब राघव पर गई तो वो एक गोली उसकी तरफ चलाती हुए बोली, कहाँ थे अभी तक? तुम मेरे असिस्टेंट हो या मेरे दुश्मन? एक आदमी नशे की हालत में मेरे रूम में आता है और रात भर जबरदस्ती यहाँ रहता है, और तुम लोग को कुछ पता भी नहीं चलता। रुको। राघव ने देखा विश उस पर 2 गोली चला चुकी है, तो वो बेचारा अपनी जान बचाते हुए रूम से बाहर भागा। बाहर आते हुए वह अपने होश में नहीं था। वो बस कैसे भी करके वहां से भाग गया और होटल के बाहर निकलता है और अपने दिल पर हाथ रखकर भगवान को थैंक यू बोलने लगा। वही एक वेटर विश के फ्लो पर मौजूद था, जिसने सब कुछ देखा और रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उसने बस इतना रिकॉर्ड किया कि अक्र एक रूम से निकल रहा है और उस रूम में एक लड़की है, पर इत्तेफाक से वह वेटर नहीं बल्कि मीडिया से बिलोंग करता था। उसने जल्दी से वह वीडियो अपने साथियों को भेज दिया। अब हर तरफ वही वीडियो चल रहा था। मीडिया सबको चीख चीख कर बता रही थी कि आक्रांत ओबरॉय का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, इसलिए कल वह अपनी एंगेजमेंट में नहीं पहुंचे। वही नाज जो अपने घर में बैठी थी, उसने जैसे ही यह न्यूज़ सुनी वो गुस्से से पागल हो रही थी। वह टीवी की तरफ देखते हुए अपने आसपास रखे सभी सामान को इधर उधर फेंकते हुए चिल्लाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आक्रांत सर सिर्फ मेरे हैं, उनको पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उस लड़की वी को भी जान से मार दिया, अब यह नई लड़की कहाँ से आ गई? मुझे इसे भी रास्ते से हटाना होगा। इतना कहते ही वह घुटने के बल बैठकर हंसने लगी, फिर पागलों की तरह हंसकर बोली, यानी अब एक और खून करना होगा, पर अपने आक्रांत सर को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी मतलब कुछ भी करूंगी, फिर मुझे उनके ही परिवार वालों को क्यों ना मारना पड़े, कहकर वह गुस्से से अपना हाथ कॉफी टेबल पर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा इस वक्त वी के रूम में थे। वह वी के रूम में लगी वी की बड़ी सी तस्वीर को देख रहे थे। उस तस्वीर में वी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा टेडी बेयर था, जो मिस्टर राणा ने ही उसे उसके 15वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मिस्टर राणा एक टक वी की तस्वीर को देखते हुए रूम में इधर उधर देखते हैं। आज भी वी का रूम वैसा का वैसा ही था। इस रूम को मिस्टर राणा पर्सनली खुद साफ करते थे और किसी को अंदर नहीं आने देते थे। उन्होंने वी की तस्वीर पर हाथ फेरा, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए नर्म आवाज में बोले, मुझे पता है तुम जिंदा हो, और कहीं ना कहीं तो जरूर, इसलिए आज तक मैंने कभी भी किसी को तुम्हारी तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाने दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें हालातों से लड़ना सिखाया है। वह तूफान तुम्हें ऐसा ही नहीं मार सकता। मैंने तुम्हें कठिन से कठिन ट्रेनिंग दी है। जरूर तुमने खुद को बचा लिया होगा और किसी कारण से मेरे पास नहीं आ पा रही होगी, पर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। और जैसे कि मैंने सालों पहले तुमसे वादा किया था कि अगर सबको लगे कि तुम मर चुकी हो, तो मैं तुम्हारे लिए कभी आंसू नहीं बहाऊंगा। तुमने कहा था कि तुम हर सिचुएशन में खुद को बचा लोगी और वापस आओगी। आई एम वेटिंग फॉर यू माई वॉल्केनो परी।
इतना कहते ही मिस्टर राणा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी मुट्ठी कस गई थी। उनके अंदर बहुत सारी इमोशंस भर चुके थे, पर अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के पीछे उन्होंने सब कुछ छिपा लिया। वही दरवाजे के पास खड़ी मिसेज राणा आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था रोने से। उनके बगल में अभी भी खड़ा था, वह भी काफी इमोशनल था। वह पीछे से मिसेज राणा को पकड़ लेता है। उसने धीमी आवाज में पूछा, मॉम, क्या डैडी ऐसे ही रहने वाले हैं? मिसेज राणा एक गहरी सांस लेकर रूंधी हुई आवाज में बोली, पता नहीं कब सब कुछ सही होगा। उस तूफानी रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। इतना कहते ही वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक बूंद आंसू उनके गालों पर आ जाते हैं। 6 महीने में आज तक कभी भी मिस्टर राणा ने किसी से ठीक से बात नहीं की। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। राणा पैलेस एक सुनसान पैलेस जैसा बन चुका था। कभी कभी तो गार्ड्स को भी ऐसा महसूस होता था कि इस पैलेस में कोई नहीं रहता और वह बस ऐसे ही वहां के रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि इकलौती वी ही थी जो पूरे घर को सर पर उठा रखती थी और मिसेज राणा हमेशा उसे डांटती रहती थी। वही अक घर जाने के बजाय होटल से सीधा अपने ऑफिस जाता है। मीडिया वाले उसके पीछे लगे हुए थे, इसलिए अकबर गुस्से में था। ऊपर से हर जगह बस उसकी बेइज्जती हो रही थी। ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने केबिन में जाता है। फिर केबिन से अटैच रूम में वॉशरूम में जाकर वह शावर लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल सलीके के साथ सेट थे। अब वो एकदम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का राजा एंग्री बॉय आक्रांत ओबरॉय लग रहा था। अक्र अपनी सीईओ की चेयर पर बैठ जाता है और एक फाइल चेक करने लगता है। तभी राज उसके पास आकर हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट, आपकी अफेयर की न्यूज़ हर जगह फैल चुकी है। इससे आपकी इमेज पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर अक्र एक्सप्रेशन लेश भाव से बोला, अंडरस्को अभी और इसी वक्त पता करो मैं जिस रूम में था, उस रूम में जो लड़की थी वो कौन थी। उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता हूँ। उसने मुझ पर हाथ उठाया और मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। ये सुनकर राज हक्का बक्का रह गया। उसने शॉक होकर मन में कहा, 6 महीने बाद फाइनली कोई आया जो प्रेसिडेंट को टक्कर दे रहा है। अक्र पेपर वेट को पकड़ता है और जोर से दीवार पर मारते हुए भड़क कर बोला, मैं उसे मार देना चाहता हूँ। खुद को समझती क्या है? अक्र गुस्से में पागल हो रहा था। तभी उसका फोन बजता है और वह अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी राज को कुछ याद आया और वह डरते हुए बोला, प्रेसिडेंट, कल से मुझे काफी बार मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय का फोन आ चुका है। आप कल सगाई में नहीं गए हैं। हर तरफ आपके ही इमेज पर दाग लग रहे हैं। अक्र इग्नोर करते हुए बोला, आई डोंट केयर, जो कहा है वह करो। उस लड़की का नाम आई थिंक विश है। जहरीली नागिन उसके जहर को तो मैं बाहर निकलूंगा। कहते ही वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ विश भी बहुत गुस्से में थी। वह तैयार होकर इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठी थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। राघव उसके सामने ही बैठा हुआ था। विश बर्गर का एक बाइट काटकर चबाते हुए दांत पीसकर बोली, उस घमंडी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। आई विल किल हिम। राघव, जो कब से उसका बड़बड़ाना सुन रहा था, वह फोन में कुछ देख रहा था। फिर उसने गला साफ करते हुए कहा, प्रेसिडेंट, वैसे यह वही आक्रांत ओबरॉय है ना जिसकी एंगेजमेंट में आप आई हैं। जैसे ही उसने ये कहा, विश जो बर्गर खा रही थी वह अपनी जगह पर रुक गई। अचानक ही उसके होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने इंटरेस्ट के साथ कहा, आई नहीं, मैं उसकी गेस्ट हूँ। फिर मैं होटल में क्या कर रही हूँ? उसके घर जाने की तैयारी करो। राघव शॉक था, मगर विश टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को पोंछते हुए कुछ और ही सोच कर मुस्कुरा रही थी। राघव उसे ऐसे देखकर थोड़ा अजीब सा फील करता है। फिर मन में उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, यह विशाकर्षिता प्रेसिडेंट तो पूरी अपडेटेड वर्जन है।
लगता है इतने साल तक किसी ने इन्हें अपडेट नहीं किया था, पर अब ये पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है। एक नया सिस्टम इनके अंदर आ गया, तभी तो अब लोगों को खाने को दौड़ती है। मुझे भी बच के रहना होगा। इतना कहकर वह सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, यस प्रेसिडेंट, मैं अभी तैयारी करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों होटल के बाहर खड़े थे। विश अपनी आंखों पर एटीट्यूड से गॉगल्स चढ़ाते हुए बोली, मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर आक्रांत। आई मीन मिस्टर लूजर, कंटिन्यू। क्या होगा जब आक्रांत और विश टकराएंगे एक ही घर में? जानने के लिए बने रहे। चैप्टर 57, स्वागत नहीं करोगे मेरा। ओबरॉय मेंशन। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि अक्र सगाई में नहीं आया था। दोनों ही हॉल में नाच रही थी। पूरे हॉल में दिलबर दिलबर वाला गाना चल रहा था। सभी नौकर भी बहुत ज्यादा खुश थे। मिसेज राणा ने स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम करते हुए रुक्मणी जी से खुश होकर कहा, मॉम उस लड़की का चेहरा देखने लायक था। अक्र के ना आने पर कैसे उसका चेहरा काला पड़ गया था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था। उसे इस तरीके से देखकर मन तो कर रहा था कि उसकी फोटो खींच लूं। और जब भी मेरा मन उदास होगा तो उसकी तस्वीर देखकर मैं अपने मूड को सही कर लूंगी। ये सुनकर रुक्मणी जी भी एक्साइटेड होकर कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक मिनट, इतना कहकर वह गाना बंद कर देती है और कुछ सोचने लगती हैं। उनके चेहरे पर थोड़े परेशानी के भाव थे। मिसेज ओबरॉय उनके कंधे पर हाथ रख कर पूछती है, क्या हुआ मॉम, आप परेशान क्यों हैं? क्या कोई बड़ी बात है? रुक्मणी जी कुछ सोचते हुए बोली, पर यह समझ नहीं आ रहा कि उस होटल रूम में उस एंग्री बॉय के साथ कौन सी लड़की रही होगी। कहीं वह उस चुड़ैल नाज से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। ये नाज बहुत चालाक है, कहीं ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे। कभी कभी तो मुझे लगता है हमारी वी के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। सब शैतान मरे होगे तब पैदा हुई होगी। कीड़े पड़े उसे, उसके बालों को कौवे नोच नोच कर खाएं, कहकर वह अजीब सा मुंह बनती है और मन ही मन उसे श्राप देने लगती है। मिसेज ओबरॉय के चेहरे पर भी टेंशन झलकने लगी, मगर फिर वह अपना सर झटकते हुए बोली, मॉम अगर वह लड़की गरीब भी हुई, इनफैक्ट अगर भिखारी भी हुई, तो भी मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। लेकिन इस नाज की तरह अगर हुई, तो फिर हमें उसे ठिकाने लगाने के लिए कुछ सोचना होगा। अगर आज हमारी वी हमारे साथ होती, तो ऐसा कुछ होता ही ना। वी के जिक्र से ही दोनों के चेहरे पर उदासी छा जाती है और आंखों में नमी आ जाती है, पर दोनों ही उस नमी को छुपा लेती हैं। इस वक्त बाहर कुछ से शोरगुल की आवाज आती है, जिसे सुनकर मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी विला के बाहर पहुंचकर देखती है कि कई सारी कार विला के बाहर आकर रुकी है। बीच वाली कार एक फरारी थी, जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक मॉडल थी। उसका डिजाइन बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव था। उस कार को देखती ही मिसेज ओबरॉय अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, मॉम क्या आपको पता है, मैंने इस कार को कुछ वक्त पहले टीवी पर देखा था। ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। आमिर से अमीर लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। इनफैक्ट अमेरिका के नंबर 1 बिजनेसमैन इस कार को खरीदने वाले थे, पर उससे पहले ही किसी ने इसे खरीद लिया, और जिसने खरीदा था वह बहुत ही मिस्टीरियस इंसान था। मुझे हैरानी है कि यह कार हमारे घर के बाहर खड़ी है। रुक्मणी जी भी शौक हो जाती है। तभी बाकी कार से गॉड्स बाहर निकले। वह सभी गॉड्स दिखने में बहुत हैंडसम थे और सबकी उम्र 25 से 28 साल तक थी। सभी ने काला चश्मा और कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। उनके बाल एकदम सिल्के से सेट थे। ये देखकर रुक्मणी जी अपनी आंखें फाड़े बोली, ऐसा लग रहा है इतने सारे कामदेव साक्षात हमारे घर पर आ गए हैं। अगर हमारी बेटी होती तो मैं किसी एक को पकड़कर उसके साथ शादी जरूर कर देती। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी राघव जल्दी से बीच वाली कार के ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करता है। एक ब्लैक कलर की हिल्स कार से बाहर निकली। रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय क्यूरोस होकर उस पैर को देखने लगती है। विश बड़े ही स्टाइल से कार से बाहर निकली।
इसकी आंखों पर गॉगल्स लगा था। वह अदा के साथ चलते हुए कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई और अपने आंखों पर लगाए चश्मे को एक उंगली से निकालकर पूरे विला को इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। लास्ट में मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी को देखती हैं। विश की आंखों में एक मिस्टीरियस चमक थी, पर उसकी बड़ी काली आंखें इतनी चमकदार थी कि मिसेज ओबरॉय उसे देखते ही रह गई। विश दोनों को देखकर हल्के से मुस्कुराए, फिर उनके सामने खड़ी होकर अपने एक हाथ को कमर पर रखते हुए स्टाइल से खड़ी होकर दमदार आवाज में बोली, हेलो स्वीट हार्ट। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी उस पर फ्लैट हो गई। पर मिसेज ओबरॉय जल्द ही होश में आते हुए हड़बड़ा कर पूछती है, तुम कौन हो? फिर वह विश को ऊपर से नीचे तक देखती है। विश हल्का सा झुकी, फिर अपनी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज में बोली, स्वीट हार्ट, मैं वह हूँ जिसके साथ आपके बेटे ने पूरी रात बिताई। वैसे आप मेरा स्वागत नहीं करेगी। कहते ही वह अपने आंखों पर वापस से गॉगल्स चढ़ा लेती है। फिर अपना हाथ हल्का ऊपर करके राघव को इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, मेरा सामान शिफ्ट करो। कहकर वह अदा के साथ चलते हुए अंदर जाने लगती है। मिसेज ओबरॉय शॉक होकर बोली, ये लड़की यहाँ कहीं पैसे लेने तो नहीं आई, या फिर कहीं उस नाज की तरह चालाक तो नहीं है। दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मिसेज ओबरॉय की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। वह जल्दी से विश के पीछे अंदर गई। विश आराम से सोफे पर बैठकर आसपास की चीजों को देखने लगी। मिसेज ओबरॉय जल्दी से उसके सामने जाकर मुंह फुलाकर बोली, तुम कौन हो? मैं कैसे मानूं कि तुम पूरी रात मेरे बेटे के साथ थी? और अगर हो भी, तो यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी बाहर निकालो। उनके गुस्से को देखकर विश अपने कंधे ऊपर करके जवाब देती है, मैं नहीं जाऊंगी। जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ सासू मॉम। आपके बेटे ने पूरी रात मेरे साथ बिताई। आपको नहीं लगता उसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? और अगर किसी ने भी मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती की, तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि आपके बेटे ने जो हरकत की, उसके कारण मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। वह अपनी आंखों में मजाक लिए मिसेज ओबरॉय को देख रही थी। बेचारी मिसेज ओबरॉय थोड़ी डर गई थी, क्योंकि वह उतनी चालाक नहीं थी। मिसेज ओबरॉय कुछ कहना चाहती थी, मगर विश के सख्त चेहरे को देखकर वह कुछ बोल नहीं पाई। रुक्मणी जी भी परेशान हो गई थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह इस मुसीबत से कैसे बचे। इसी वक्त उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अक्रांत सर, अक्रांत सर, कहाँ है आप? यह आवाज सुनकर मिसेज ओबरॉय गुस्से में बोली, अंडस्को आ गई चुड़ैल अपने दर्शन देने। विश अपनी आईब्रो पर करके दरवाजे की तरफ देखती है, जहां से नाज गुस्से में चली आ रही थी। नाज ने हाई हील्स पहनी हुई थी और वन पीस ऑरेंज कलर की ड्रेस उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट उसके शरीर पर वो कपड़ा काफी भड़काऊ लग रहा था। नाज ने अपने बाल भी येलो कलर और पेरे कलर में कलर करवाए थे। कुल मिलाकर वह जोकर ही लग रही थी। नाज मिसेज ओबरॉय के पास आकर तेज आवाज में पूछती है, कहाँ है आपका बेटा? उसकी हिम्मत कैसे हुई कल सगाई में ना आने की? और उसने किसके साथ अपनी रात बिताई है? अगर आपके बेटे ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, तो मैं उस पर ऐसा केस करूंगी कि जिंदगी भर वह जेल में रहेगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। उसके चेहरे पर साइकोपन नजर आ रहा था। उसे इस तरह देखकर मिसेज ओबरॉय अंदर से घबरा गई, मगर फिर हिम्मत करके बोली, आवाज नीचे रखो। भूलो मत ये तुम्हारा घर नहीं है, समझी तुम? पता नहीं तुमने मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है कि वह तुमसे शादी करने को तैयार हो गया। अरे तुम्हारे जैसी लड़की को तो हम अपने घर पर नौकर भी ना हाथ लगाए। रुक्मणी जी भी नाज को सुनाते हुए बोली, तुम्हारी जैसे कुलक्षणी के कदम इस घर में पड़ते ही हमारा घर अशुद्ध हो गया। अरे पता नहीं किस जन्म की कल में ही डायन चमगादड़ हो तुम। कीड़े पड़े तुम्हें, तुम्हारे ये तोते जैसे बाल झड़ जाए। बहुत घमंड है तुम्हें खुद पर। तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े, कौवे तुम्हें नोच नोच कर खा जाए। वह ऐसे ही नाज को बहुत सुनाती है। वही नाज को तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कान से खून ही निकलने लगा हो।
वही विश बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सामने चल रहे सारे ड्रामे को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वहीं राघव कुछ दूर पर खड़ा था। उसे तो चक्कर ही आ रहा था गलियां सुनकर। वो अपने कान में उंगली डालकर उसे थोड़ा सा हिलाते हुए खुद से बोला, हे भगवान, कहीं मेरे कान से खून ना निकलने लगे। ऐसी गालियां तो मैंने कहीं नहीं सुनी। इनफैक्ट गूगल के पास भी ऐसी गालियां नहीं होंगी जैसी ये आंटी दे रही है। राघव अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेता है। नाज से जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह वही रखा फ्लावर वास जमीन पर फेंक देती है। फिर एक टुकड़ा उठाकर रुक्मणी जी की तरफ दिखाकर उन्हें डराते हुए बोली, अंडस्को। चुप बुढ़िया कहीं की, अभी एक शब्द मुंह से निकला ना तो जान ले लूंगी। अपने पोते को बुलाओ, अगर नहीं आया तो रेप के केस में उसे अंदर डाल दूंगी। उसकी धमकी सुनकर विश अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो अपने बाल को कान के पीछे करके अपने हाथ बांध देती है। नाज जैसे ही उस फ्लावर वास के टुकड़े से रुक्मणी जी को मारने वाली थी, अचानक ही उसकी जोरदार चीख गूंज उठी। आहे! रुक्मणी जी अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं। वही मिसेज ओबरॉय ने डरते हुए देखा तो नाज जमीन पर पड़ी थी। फिर उन्होंने हैरान होकर अपने सामने खड़ी विश को देखा। विश अपने उसे हाथ को फूंक मारती है जिससे अभी उसने नाज की कलाई को पकड़ कर धक्का दिया था। नाज नीचे जमीन पर गिरी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था पर वो गुस्से में विश को देखते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम्हें पता है मैं आक्रांत ओबरॉय की होने वाली पत्नी हूँ? विश चौंकते हुए बोली, ओह, मुझे लगा था तुम इस घर की नौकरानी हो। वह क्या है ना, तुम्हारा हुलिया कुछ वैसा है। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। नाज अपनी बेइज्जती सुनकर भड़क गई। वो किसी तरह खड़ी होकर विश्व को उंगली दिखाकर बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विश उसकी उंगली को दबाते हुए दांत पीसकर बोली, कुछ भी करना पर विशाकर्षिता माहेश्वरी को करनी उंगली मत दिखाना। कहकर विश बहुत ही गुस्से में उसे देखती हैं। विश की आंखों में बहुत ही खतरनाक इरादा झलक रहे थे, जैसे वह नाज को मार देना चाहती हो। नाज के पैर में मोच आ गई थी। मिसेज ओबरॉय की दिमाग में अचानक ही कुछ आया। फिर वह एकदम से डेविल स्माइल करने लगी। उन्होंने अपनी स्माइल छिपाकर नाज से कहा, क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है? यह अक्र की पसंद है, जिसके साथ उसने पूरी रात गुजारी है और जिस कारण वह एंगेजमेंट में नहीं आया। ये सुनते ही नाज का खून खोल उठा। वह एकदम से विश को मारते हुए बोली, तो तुम हो वाह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले हस्बैंड को सेड्यूस करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन उसका हाथ भी विश को छूता उससे पहले ही विश उसके हाथ को पकड़कर एक जोरदार किक नाज के घुटने पर मारती है। नाज घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। तभी विश अपने एक हाथ से उसके बालों को कस के पकड़कर उसके पैर पर जानबूझकर अपने हिल्स को गड़ाते हुए बड़े ही आराम से बोली, जब तक सामने वाले का ताकत का अंदाजा ना हो उससे पंगा लेना नहीं चाहिए। और क्या तुम्हें पता नहीं है विश इज वेरी डेंजरस। अगर वह शरीर के अंदर चला जाएगा तो इंसान मर सकता है, पर मेरे जैसे विश का कोई इलाज नहीं है। नाज चिल्ला रही थी क्योंकि उसे अपने बालों में और पैर में बहुत दर्द हो रहा था। विश बेरहमी से उसके बालों को छोड़कर अपने हिल को और भी ज्यादा उसके पैर पर गड़ा कर बोली, गेट आउट। आइंदा से मेरी आंखों के सामने मत आना। विश की क्रूएलिटी को देखकर मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी एक दूसरे को गले लगाकर डरते हुए उसे देखने लगती है। विश अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाकर अपने हाथ को साफ करते हुए राघव को गुस्से में ऑर्डर देती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मेरा सामान ऊपर लेकर आओ। कहकर वह अदा के साथ चलते हुए ऊपर चली गई। राघव भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। विश जिस रूम से गुजरी उस रूम खुला था, इसलिए उसके कदम वहीं रुक गए। उसने मुड़कर रूम को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह राघव को रोकते हुए बोली, मुझे यही रूम चाहिए, और हाँ, सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मिस्टर ओबरॉय के दोस्त की बेटी हूँ। उनकी नज़रों में मैं वह लड़की रहना चाहती हूँ जिसके साथ इस घर के बेटे ने रात गुजारी है। अब गार्ड्स को बुलाकर यह रूम खाली करो।
राघव विश के इस बोल्ड अंदाज को देखकर इम्प्रेस था, मगर वह डरता नहीं था। उसने जल्दी से गार्ड्स को बुलाया और रूम का सारा सामान निकलवाकर वहां पर विश का सामान शिफ्ट कर दिया। मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी केवल सब देखते रहे, इसलिए मिसेज ओबरॉय ने कुछ नहीं कहा और अक्र के सामान को दूसरा रूम में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही शाम के 6 बजे जाते हैं। नाज बहुत ही जिद्दी थी। वो ओबरॉय मेंशन से नहीं गई, बल्कि बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अक्र की कार जैसे ही वहां से गुजरी, वो उसके कार को रोकते हुए चिल्लाई, अक्रांत सर रुकिए, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अक्र नहीं रुका। अक्र की कार सीधा विला के अंदर गेट के सामने रुकी। वह एटीट्यूड के साथ बाहर निकाला। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका ऑरा काफी डोमिनेटिंग था। विश्वास नाज को देखती हैं, जिसे बाहर गार्ड्स ने रोक लिया था। अक्र अंदर की तरफ जाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शादी की तैयारी करो और जाकर उसे इन्फॉर्म कर दो। ये सुनकर विश्वास मुंह बनाता है, लेकिन फिर जाकर नाज से कहता है, प्रेसिडेंट ने कहा है कि जल्दी ही शादी होगी, आप उन्हें बेवजह परेशान ना करें। इतना कहकर वह चला गया। ये सुनकर नाज ने राहत की सांस ली, मगर वो गुस्से में थी। उसने अपने पैर को देखा, जो लाल पड़ा था, फिर गुस्से में बोली, वो लड़की चाहे जो हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। वो अपनी आंखों में नफरत लिए वहां से चली गई। वही अक्र सभी को इग्नोर करते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। अक्र जैसे ही रूम में पहुंचकर अपने कोट को गुस्से में उतरकर फेंकता है, वैसे ही विश चेंजिंग रूम से बाहर निकली। उसने एक शॉर्ट और C+ टॉप पहना था। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने फोन को चलाते हुए रूम में आ रही थी। अक्र ने उसे नहीं देखा था। वो अपनी शर्ट को उतारकर गुस्से में फेंक देता है। अक्र गुस्से में नजर आ रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर गुस्से में वहां रखे विश के परफ्यूम, बॉडी लोशन, क्रीम सबको फेंक देता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। आई विल किल यू। बस एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाओ। विश कुछ गिरने की आवाज सुनकर एकदम से अक्र को देखती है, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। मगर अक्र को शर्टलेस देखकर एक पल के लिए वह चौंक गई। अक्र एकदम परफेक्ट था। उसकी मस्कुलर बॉडी को देखकर विश एक पल के लिए उसमें खो गई। मगर जब उसने देखा उसका सामान कैसे अक्र ने नीचे फेंका है, तो वह हाथ बांधते हुए गुस्से में बोली, अंडस्को, इज्जत के साथ मेरे सामान को उठाकर रखो, वरना। अक्र जो गुस्से में था, वह अपने रूम में एक लड़की की आवाज सुनकर चौंक गया। वो चौंकते हुए जैसे ही पीछे पलटा, तो गुस्से में चिल्लाया, तुम। आई विल किल यू। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे विला में गूंज उठी। रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय दरवाजे के पास ही खड़ी होकर सब देख रही थी। वो एकदम से चौंकते हुए लड़खड़ा गई। Continue. Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sampok Story for more episodes like this. दोस्तों यार ऐप लॉग जल्दी 450 सब्सक्राइबर करबो क्या। मैं 364 तक एपिसोड अपलोड करूंगा, 450 सब्सक्राइबर होता ही